हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था भाई? लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बर्नौलिस प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। हमने अपनी डे टू डे लाइफ की कितनी सारी एप्लीकेशंस देखी थी, कितने सारे फिनोमिनास के बारे में जाना था कि भाई ये सारे फिनोमिनास क्यों होते हैं। ठीक है, अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहे थे और बर्नौलिस प्रिंसिपल उन्होंने हमें कोई नई बात तो नहीं बताई थी, बट जो बात बताई वो बहुत सारे फिनोमिनास को और हमारी डे टू डे लाइफ में चीजों को प्रैक्टिकली करने के लिए बहुत इजीली मतलब अवेलेबल बनाती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था? बर्नौली का प्रिंसिपल क्या था, एक बार रिवाइज करके बताओ जल्दी से। दैट द एनर्जी, और वो भी कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी, दैट इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो तीनों एनर्जी हैं किसी भी फ्लूइड की, ये किसी भी पॉइंट ऑफ द लिक्विड पर क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास बर्नौलिस प्रिंसिपल, हम इसकी एप्लीकेशंस देख चुके थे। नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज विस्कोसिटी। अब हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो विस्कोसिटी क्या होती है भाई? जब भी अगर आप लोगों ने कभी भी किसी भी लिक्विड को ऑब्जर्व किया हो, जैसे कि अगर कभी शहद को ऑब्जर्व किया हो बहते हुए, तो क्या होता है कि जो नीचे की लेयर्स होती हैं वो किस पर होती है? ऑलमोस्ट एट दी रेस्ट होती हैं, और ये जो इससे ऊपर लेयर होती चली जाएंगी, ये किस में आ जाएंगी? वेलोसिटी के साथ होती हैं। और इनकी जो ऊपर वाली लेयर्स की वेलोसिटी है वो किस में होती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मतलब अगर आप ये जो ग्राउंड के साथ साथ जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस पर होते हैं? एट रेस्ट। और यहाँ से जो ऊपर वाली लेयर्स है, अगर ये फ्लोइंग लिक्विड है तो जो ऊपर वाली लेयर्स हैं उनमें क्या मिलेगा भाई आपके पास? उनमें आपको मोशन मिलेगा। ठीक है, और मोशन मिलेगा तो वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी भी किस तरह से मिलेगी? इसकी थोड़ी कम, ठीक है, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इस वाले की उससे भी ज्यादा, इसकी और ज्यादा, और ऊपर आपको फ्लोइंग लिक्विड दिखाई देगा। ठीक है, तो विदाउट किसी फोर्स के तो ये यहाँ पर जो मोशन है वो पॉसिबल नहीं है। और हम क्या कह देते हैं? यहाँ पर इनका कुछ एरिया भी होगा, तो इनको हम क्या कह देते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब यहाँ पर फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया। और ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, और वेलोसिटी भी किसके साथ चेंज हो रहा है? लेंथ के साथ चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं मान लू कि 2 मीटर पर सेकंड थी इस वाली लेयर की, सेकंड की, ठीक है, और यहाँ पर देखो कि 6 मीटर पर सेकंड है, ऐसे बोल दूं तो ये जो लेंथ है डेल्टा एल, ठीक है, इस लेंथ के लिए कितना चेंज हो गया? 4 चेंज हो गया। तो ये क्या कर रहा है? वेलोसिटी में चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हो? जब आपने कभी भी पढ़ा हो कि अगर पोटेंशियल में, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर पोटेंशियल में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ तो आप उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप क्या कह सकते हो? इफ एनीथिंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ देन वी गेट ग्रेडियंट ऑफ दैट थिंग। अगर कोई भी ऐसी चीज है हमारे पास जो कि किससे चेंज हो रही है? लेंथ के साथ चेंज हो रही है, तो आपको उसका क्या मिल जाता है? ग्रेडियंट मिल जाता है। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी लेंथ के साथ चेंज होगी तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ये। ठीक है, अब आपने क्या देखा? जब आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब क्या देखते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ये प्रोपोर्शनल होता है। और किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट के ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब यहां से आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वल टू लगाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? इज इक्वल टू ईटा वी बाय एल। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये चीज आ गई आपके पास। अब हमें पढ़ना क्या था? विस्कोसिटी पढ़ना था। ठीक है, विस्कोसिटी, एक्चुअल व्हाट इज विस्कोसिटी? तो हमने क्या देखा कि जब जैसे ही कोई भी फोर्स लग रहा है, किसी भी वजह से ये मोशन कर रहा है, तो जो पर यूनिट एरिया के हिसाब से अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया लें हर एक किसी भी चीज के लिए, तो हम क्या देखेंगे? जितने एरिया का हमने जितना एरिया लिया उस एरिया की लेंथ देखेंगे। ठीक है, उस लेंथ में वेलोसिटी का चेंज देखेंगे।
तो उस लेंथ में, उस एरिया की लेंथ में जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है, अब फोर्स पर यूनिट एरिया के प्रोपोर्शनल है तो यहां से क्या चीजें हो गई कि जो नीचे वाली लेयर्स है, मतलब कुछ लेयर्स तो कम मोशन के साथ जा रही है, उन पर कम फोर्स लग पा रहा है, किसी पर ज्यादा फोर्स लग रहा है। और एक्चुअली वो होता किस वजह से है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। किस वजह से होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है। अब अगर ये लेयर थोड़ी ज्यादा स्पीड से है और ये कम स्पीड से है तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो इस लेयर के पार्टिकल्स को पीछे की तरफ खींच रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंटरनल फोर्स है, तभी तो ये वाली लेयर इसी फोर्स के साथ ये वाली लेयर इतनी स्पीड से जा रही है और ये वाली लेयर थोड़ी कम स्पीड से जा रही है ना। तो इसमें कोई ना कोई इंटरनल फोर्स है और वही जो इंटरनल फोर्स होता है उसको आप क्या कहते हैं, विस्कोसिटी या फिर विस्कस ड्रैग। ठीक है, वही जो आपके पास यहाँ पर इंटरनल फोर्स हो गया उसी को आप क्या कहेंगे, विस्कोसिटी और विस्कस ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो विस्कस फोर्स। ठीक है, या फिर फ्लूइड का फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्लूइड का क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये आता किस वजह से है, तो आता किस वजह से है भाई कि जो आपके पास बहुत सारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडियल नहीं होते हैं, आइडियल फ्लूइड्स नहीं होते हैं। अब वो जब आइडियल फ्लूइड्स नहीं है तो वो क्या करेंगे, इंटरनली उनका आपस में ही फ्रिक्शन होता है, आपस में ही वो एक दूसरे को अपोज करने लग जाते हैं, एक दूसरे को रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। तो जब हमारे पास कोई भी लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, तो क्या होता है, हमारे पास जो फोर्स होता है, जो फ्लूइड होता है वो खुद ही उन लेयर्स का अपोज करना शुरू कर देता है और जो आपके पास रिलेटिव मोशन हो रहा था बिटवीन द लेयर्स उसको डिस्ट्रॉय करने की वो क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, यही जो इंटरनल फोर्स होता है, इंटरनल जो खुद से जनरेटेड फोर्स होता है फ्लूइड का, इसको आप क्या कहते हैं, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास ये बन जाएगा विस्कस फोर्स का, F इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर ईटा आ गया आपके पास, ये क्या होता है, अभी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, फॉर्मूला बाद में लिख देंगे। इतना तो हो गया कि भाई कैसे डिराइव किया है हमने। ओके, तो लिखिए भाई, विस्कोसिटी इज द, इसको भी इरेज कर देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। ये क्या होती है भाई, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू विच एन इंटरनल फोर्स creates या generates in the fluid comes into play when the fluid flows in the form of layers and it tries to oppose the relative motion of the layers ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है हमारे पास, फ्लूइड की ही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि कब होती है, मतलब इन इफेक्ट कब आती है, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। और ये क्या करने की कोशिश करती है, ये जो आपका फ्लूइड है जो कि इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड को क्या करने की कोशिश करेगी, ये उस फ्लूइड को जो उसका लेयर्स हैं उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी। और इसी को आप क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको आप फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब नाउ लेट अस से, यहाँ पर हमारे पास दो ग्लास ट्यूब्स हैं, ठीक है, और इन ग्लास ट्यूब्स के बीच में क्या रखा हुआ है, कोई भी एक लिक्विड आपने फिल कर दिया है। ठीक है, एक लिक्विड आपने फिल कर दिया है, तो पहले तो आपने यहाँ पर क्या फिल किया, ऑयल फिल किया, और ऑयल फिल करके ये वाली जो थी ये तो क्या है, स्टेशनरी, और ये जो है बी,
इसको आप क्या करवाना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव टू ग्लास ट्यूब्स A and B and a liquid oil is filled in between them. Now we want to fix the layer A and we want to move the layer B. ठीक है, we see that we can move the layer B easily when the liquid between the tubes is oil in comparison to when the liquid between the tubes is honey. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने जो भरा था इसमें जब हमने नीचे वाली को फिक्स रखा है, ऊपर वाली को मूव करवाना चाहते हैं, तो जब ऑयल था तब तो हम इसको इजीली मूव करवा पा रहे थे, बट जब हनी है तो हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके मोशन का अपोज हो रहा है। तो ये यहां से इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको यहां तक पहुंचा दिया, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा एक्स। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एल। अब कुछ याद आ रहा हो तो तुम्हें कि अगर शेप में चेंज होता है सिर्फ, तो कौन सा स्ट्रेन आता है, शियरिंग स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन आता है, शियरिंग स्ट्रेन। और अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है दिमाग में कि हनी के केस में ज्यादा क्यों आया, ऑयल के केस में कम क्यों था। तो हनी के केस में ज्यादा क्यों आया, क्योंकि उसकी जो लेयर्स होती है उनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये रिलेटिव मोशन को ज्यादा अपोज करता है। ठीक है, तो उस वजह से अब ये क्या हो गया हमारे पास, शेयरिंग स्ट्रेन। और अगर आप यहां से शेयरिंग स्ट्रेन लिखना चाहेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में एल। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन में एल। अब हमने देखा था वहां पर क्या क्या पढ़े थे हमने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी थी। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ना चाहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, जो हमने ईटा देखा था, अभी अभी जो ईटा निकाला था हमने, अभी अभी जो ईटा आया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अब उसी को देखना चाहते थे कि ईटा क्या है। तो ईटा होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और यहाँ पर उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ईटा में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ shearing stress to shearing strain, rate of change of shearing strain। shearing strain का हम क्या लेते हैं, rate of change लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग डेफिनेशन लिखें, और ये आया कहां से था भाई, एक्सपेरिमेंटली आया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली आया था, और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया था कि जो यहाँ पर shearing stress है, वहां पर तो क्या था, जो स्ट्रेस था वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेन के। बट यहाँ पर क्या है, शियरिंग स्ट्रेस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियरिंग स्ट्रेन। रेट ऑफ चेंज ऑफ शियरिंग स्ट्रेन, जो आपका शियरिंग स्ट्रेन का रेट ऑफ चेंज है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जब आप इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, ईटा आता है। ठीक है, तो ईटा आपके पास क्या बन जाएगा, ईटा आ जाएगा आपके पास शियरिंग स्ट्रेस अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ शियरिंग स्ट्रेन। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, डेल्टा एक्स बाय एल। ये तो है आपके पास शियरिंग स्ट्रेन, और इसका रेट ऑफ चेंज लेना है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियरिंग स्ट्रेस। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे लिख लो। ठीक है, डेल्टा एक्स बाई टी। अब डेल्टा एक्स क्या था हमारे पास, डेल्टा एक्स क्या था, जितना डिस्प्लेस हुआ था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी। और अगर हम मान लेते हैं कि हमने फोर्स एफ अप्लाई किया, लेट अस कंसीडर वी हैव अप्लाइड फोर्स एफ ऑन एरिया ए, तो जो शेयरिंग स्ट्रेस बन जाएगा क्या बनेगा, वो एफ बाय ए बन जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स बाई टी क्या बन जाएगा, वी, और ये एल है ही। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, एफ बाय ए, यहाँ पर वी और यहाँ पर एल। यही फॉर्मूला यहां से आया है, और यही फॉर्मूला थोड़ी देर पहले जब हमने एक्सपेरिमेंटली चीजों को ऑब्जर्व किया था, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, यही था, दोनों चीजें सेम थी, दोनों से क्या आया हमारे पास, सेम रिलेशन आया है। ठीक है, ईटा का सेम रिलेशन आया है, ये एल बाई वी है, नीचे वी ऊपर एल। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आपको अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या करो,
एरिया को कितना कर दो 1 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी को कितना कर दो 1 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ को कितना कर दो 1 मीटर। अगर आपको ध्यान हो तो ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है दोनों लेयर्स के बीच की सेपरेशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन यहां से आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है, फोर्स के बराबर होती है, इज इक्वल टू द फोर्स विच एक्ट्स, और फोर्स भी कौन सा भाई, जो इंटरनल फोर्स फ्लूइड के द्वारा लग रहा है, विच एक्ट्स ऑन अ लिक्विड on the layers of the liquid which are separated by a length of 1 meter and moving with velocity 1 meter per second and the area of cross section is 1 meter square, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन। अगर यहां से आप यूनिट्स देखना चाहें तो यूनिट्स क्या आ जाएंगी, डिराइव करें यहां से कि यूनिट्स क्या आएंगी, फोर्स की न्यूटन, इसकी मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहां से यूनिट्स निकालनी है, ठीक है। यूनिट्स लिख लीजिएगा या फिर लिख देते हैं न्यूटन, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो नीचे तो क्या बच जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ठीक है, सेकेंड और मीटर इनवर्स स्क्वायर। जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपको यहां से न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं पास्कल, और ये क्या आ गई पास्कल, सेकंड भी एक यूनिट हो गई। ये एसआई यूनिट होती है ईटा की, और ईटा की जो एक एसआई यूनिट होती है वो होती है पोइसोलिस, ठीक है, पोइसोलिस। तो ये भी क्या है एसआई यूनिट है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अगर यहीं से आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यहां से इस फॉर्मूले से एक और डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो क्या लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू एफ बाय ए, और अपॉन में यहाँ पर a तो ये यहाँ हो गया, और अपॉन में ये dv बाई dx है। हम क्या कहते हैं कि छोटा सा चेंज वेलोसिटी में और छोटा सा चेंज किस में है, डिस्प्लेसमेंट में है, ठीक है। मतलब छोटी सी लेंथ के लिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी में छोटा सा चेंज हो रहा है। तो ये dv बाई dx क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट को 1 कर देते हैं तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एक डेफिनेशन क्या आ जाएगी, दैट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बी डिफाइंड एज, कौन सा फोर्स, हमने फोर्स कैसा लगाया था, टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल फोर्स लगाया था। तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बी डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ कितना 1 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके बीच में मेंटेन करना है, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड, और उन दोनों लेयर्स का एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कंप्लीट, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, तो आप लोगों ने देखा है कि कभी भी कोई भी लिक्विड है उसमें आपने कोई बॉल वगैरह या फिर कुछ भी डाल दी तो आप क्या देखते हो कि जो भी सब्सटेंस उसके साथ सब जा रहा है लिक्विड में, जहां से जा रहा है वहां की जो लेयर्स हैं वो भी किस में आ जाती हैं, मोशन में आ जाती हैं। होता है या नहीं ऐसा, मैनी टाइम्स यू हैव नोटिस दैट, और अगर नहीं किया है तो कर लेना भाई। देखो जैसे आपने यहाँ पर बॉल डाली तो आप क्या देखोगे कि बॉल नीचे जा रही है, बट ये जो लेयर्स हैं ये भी किसी ना किसी मोशन में है, ठीक है। ये बॉल क्या करेगी, अब लिक्विड है भाई, ठीक है, लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड कौन सा फोर्स लगाइए, तो यहाँ पर बायोएंसी फोर्स लगाएगा। बायोएंसी फोर्स यू मस्ट हैव रीड इन 9th क्लास। बायोएंसी फोर्स क्या होता है, अपथ्रस्ट बाय द लिक्विड। जो लिक्विड किसी भी चीज पर अपथ्रस्ट लगाता है वो क्या होता है, बायोएंसी फोर्स होता है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट लगाएगा एक तो लिक्विड इस पर, ठीक है, और वो कितना लगाएगा, जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस होगा उसके बराबर, ठीक है। दूसरा क्या लगाएगा, ये आप देखोगे कि ये जैसे ही नीचे जा रही हैं तो ये क्या करेगा, ये यहां से नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये लेयर्स किस में आ जाएंगी, मोशन में, और ये किधर जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर, ये और कम स्पीड से। और आप देखोगे यहाँ पर जो है वो लिक्विड किस पर दिखेगा, आपको एट रेस्ट दिखाई देगा। तो इन सारी चीजों के लिए किसने ला दिया था, स्टोक ने एक ला दिया था, और उन्हीं का जो ला बन गया वो क्या बन गया, स्टोक्स ला। और ये स्टोक्स क्या बताते थे, इनके ला ने क्या बताया था, फोर्स ऑन एनी सब्सटेंस
in any liquid, force on any substance moving in a liquid, moving in a fluid, किसी भी फ्लूइड में जो लिक्विड कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, ये किसने बताया था, स्टोक ने बताया था। और ये जो आपके पास रिलेशन दिया, फिर उन्होंने जो अपना रिलेशन दिया वो किसके बराबर दिया था, वो रिलेशन था आपका 6 पाई ईटा आर वी। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था, तो आप लोग सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। अब देखिए भाई, क्या फिर से एक बार कर लेते हैं हम कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब आपने कोई भी सब्सटेंस को किसी फ्लूइड में छोड़ दिया है तो क्या होता है, ये फ्लूइड इस पर एक तो बायंसी फोर्स लगाएगा, दूसरा क्या होता है, जो ये लेयर्स हैं ये भी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। इन लेयर्स में क्या हो जाता है, रिलेटिव मोशन आना स्टार्ट हो जाता है, और वो रिलेटिव मोशन ऊपर की तरफ आ रहा है, इसकी वजह से यही क्या करेगी, एक बैकवर्ड थ्रस्ट लगाएगी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, अप थ्रस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल सकते हैं आप, इसको अप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब ये क्या हो गया आपके पास, फिर उन्होंने देखा कि ये अप थ्रस्ट कितना लगेगा, तो उन्होंने क्या कहा कि लेट अस कंसीडर यू हैव अ बॉल ले ली, बॉल ही मान लेते, कंसीडर वी यू हैव अ स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल बॉडी हैविंग रेडियस आर, इसका रेडियस कितना है आर, एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी वी इन अ लिक्विड, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इन अ लिक्विड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, ईटा है, उस लिक्विड में वो मूव कर रही है, तो क्या आ जाएगी 6 पाई ईटा आर वी, आपके पास क्या हो जाएगा उस पर विस्कस ड्रैग। अब आप लोगों के लिए एक काम है, आप लोगों को क्या करना है, उन्होंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं निकाला था, उन्होंने क्या देखा था कि फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, ईटा के, फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर के, फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी के। अब इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी कितनी पावर्स पर वो डिपेंड करता है, तो उन्होंने इसकी पावर मान ली ए, इसकी बी और इसकी सी। अब आपके पास क्या आ गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ए, आर की पावर बी और वी की पावर सी। अब आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूले से, जब आपने पावर्स को इक्वेट करके रिलेशन निकालना सीखा होगा, उससे यहाँ पर इधर लिखना है, फिर इन सबकी डायमेंशन लिखने हैं, डायमेंशंस लिखकर दोनों साइड पावर्स को इक्वेट करके ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो आपके पास सिर्फ 6 पाई नहीं आएगा, बाकी ये आ जाएगी, यहाँ से आपको आपके पास ए की वैल्यू 1 आएगी, आर की जो बी है आपके पास उसकी भी 1 आएगी, और सी है उसकी भी 1 आएगी। आप यहाँ पर ईटा की डायमेंशन लिखोगे आर के और वी के, यहाँ पर एफ के लिखोगे। ठीक है, तो ये आपको करके देखना है, कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट डेरिवेशन की किस तरह से किया, कैसे पावर्स इक्वेट किए हैं। ठीक है, और फिर आपके पास इन तीनों की वैल्यूज 1 1 1 आ जाएगी। फिर आप उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व दैट, यहां से एक स्टेप आगे लिख सकते हैं कि के ईटा ए आर बी वी सी, एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ के इज 6 पाई। ठीक है, हेंस द स्टोक्स लॉ इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, या वी कैन ऑल्सो डिराइव स्टोक्स लॉ डायमेंशनली। अब देखो भाई, इसका मतलब क्या है, अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे ये गया, ये लिक्विड इसमें अंदर नीचे की तरफ चलता गया, तो पहले तो स्टार्टिंग में तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज तो होनी थी बिकॉज इट हैज वेट, अब वेट है तो ग्रेविटी की वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन एट अ सर्टेन स्टेज उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो ये वैल्यू है ये फिक्स हो गई, v की जो वेलोसिटी है वो फर्दर नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों नहीं बढ़ रही है, ऐसा क्या हुआ कि वो वैल्यू आगे नहीं बढ़ी, तो उन्होंने देखा कि जैसे लिक्विड जा रहा है इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, बॉल जा रही है, वेट की वजह से बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, अब एक टाइम पर क्या होगा, जैसे जैसे नीचे चलता जाएगा तो फ्लूइड भी ज्यादा अपवर्ड थ्रस्ट लगाता चला जाएगा, नीचे जाएंगे तो अपवर्ड थ्रस्ट बढ़ेगा ना उस पर। ठीक है, जो बायंसी उसकी लिक्विड की वेट की वजह से जो लगती है बायंसी, थ्रस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और विस्कस ड्रैग, तो दोनों जो फोर्सेस है, दो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, वो एक सर्टेन स्टेज ऐसी होगी जिस स्टेज पर वो दोनों फोर्सेस का सम, बायंसी फोर्स का और अप थ्रस्ट का, किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब जो अप थ्रस्ट है,
अपथ्रस्ट है प्लस जो विस्कस ड्रैग है, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, ये दोनों ही वेट के बराबर, वेट ऑफ द सब्सटेंस के बराबर हो जाएंगे। उस टाइम पर जो v है आपके पास वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं आएगा, डोंट थिंक कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं आएगा, मूव करता रहेगा बट उसी वेलोसिटी के साथ। लेट अस से वो वेलोसिटी क्या आ गई, v आ गई, तो इस v को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी अप टू विच द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इन द फ्लूइड। ठीक है, तो वो आपके पास हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। अब अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो भाई टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपथ्रस्ट की वैल्यू रखनी पड़ेगी, विस्कस ड्रैग की और वेट की, इन सारी चीजों की। तो अब यहाँ से देखो, लेट अस कंसीडर जो ये सब्सटेंस है इसकी जो डेंसिटी है इसके मटेरियल की, उसको मैंने मान लिया रो, ये रो है सब्सटेंस की, और जो ये मीडियम है, जो ये पूरा आपके पास फ्लूइड है, इसकी जो डेंसिटी आपने मान ली सिग्मा। तो आपके पास जो अपथ्रस्ट होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, होता है ना, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड उसके बराबर आपके पास अपथ्रस्ट होता है, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, मतलब पूरा जो लिक्विड है वो क्या लगाएगा आपके पास, अपथ्रस्ट लगाएगा। अब कितना वेट डिस्प्लेस होगा, तो कितना वेट डिस्प्लेस होगा, जितना इस बॉल ने वॉल्यूम डिस्प्लेस की होगी इनटू में उसकी डेंसिटी इनटू में जी। तो ये देखो अलग अलग से मैं एक बार इसका निकाल के दिखा देती हूँ आपको। तो अपथ्रस्ट कितना आएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना आएगा, जितना मास उसका डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, मास इनटू में जी। अब ये एम मत सोच लेना तुम, ठीक है, एम बोल दो, एम डिस्प्लेस हुआ। अब एम कितना है, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम इनटू में जी। डेंसिटी क्या है यहां पर सिग्मा लिक्विड की, वी कितना आ जाएगा, डेंसिटी सिग्मा, वी कितना आ जाएगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। इतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है ना, इनटू में जी। तो ये आपके पास क्या आ गया, अप थ्रस्ट। इसको मैं क्या बोल दूं, एफ टी बोल दूं, एफ टी। तो एफ टी की वैल्यू ये आ गई, ऊपर वाला हमारे किसी काम का नहीं है, इसको रब कर देते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम एफ टी, एफ टी कितना आ गया, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में जी। नेक्स्ट है आपके पास विस्कस ड्रैग, तो विस्कस ड्रैग वही है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो एफ वी ये कितना हो गया, 6 पाई ईटा आर वी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रू वेट ऑफ द, ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस। और वेट ऑफ द सब्सटेंस अब हम डेंसिटी की फॉर्म में लिख देते हैं, मास अगर ना गिवन हो तो वेट ऑफ द सब्सटेंस किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। ये क्या आ गया, रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू में जी। अब अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन टर्मिनल वेलोसिटी पर क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी पर जो दोनों ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं एफ टी एंड एफ वी किसके बराबर हो जाएंगे, डब्ल्यू के बराबर हो जाएंगे। तो लिखो यहां से सिग्मा 4 पाई आर क्यूब ओवर 3 इंटू में जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी बराबर रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इंटू में जी। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कैसे करेंगे, एक आर ही कैंसिल होगा। तो पहले हमें निकालना है, इसको मैं वी टी बोल देती हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी 6 पाई ईटा आर वी टी। बाकी टर्म्स को उधर लेकर जाओ, रो 4 पाई आर क्यूब जी माइनस सिग्मा 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इंटू जी। जो अब देख लो कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आर स्क्वायर बच जाएगा, इधर आर कैंसिल हो जाएगा। 6 पाई ईटा वी टी क्या बचेगा, 4/3 पाई और जी को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, रो माइनस आर स्क्वायर को भी कॉमन, रो माइनस में सिग्मा, ये बच जाएगा
VT निकालना है। तो क्या बनेगा आपके पास, यहां से 6, यहां पर 4 है, 3, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा 9, तो कर दो, 6 को लेकर जा रही हूं मैं फिलहाल नीचे, ठीक है। तो 4/3 पाई जी आर स्क्वायर सिग्मा रो माइनस सिग्मा अपॉन रो 6 पाई, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2/3 बनता, और ये बन जाएगा 2/9, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन किसके लिए आ गया, ये आपके पास रिलेशन आ गया VT के लिए, ठीक है। VT के लिए आपके पास ये रिलेशन हो गया। अब देखो भाई यहां से आप लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहां से आपके पास रिलेशन आया है, रिलेशन को एक बार ऊपर लिखकर और फिर हम अपने केसेस डिस्कस कर लेते हैं। VT बराबर 2 पाई आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9, पाई से भी पाई कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, 9 ईटा, ओके। तो ये आपके पास बचा है रिलेशन। अब यहां से आपको क्या देख सकते हो, फर्स्ट केस क्या लिख सकते हो कि जितना ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अब देखो जब ऊपर से बारिश की बूंदें गिरती हैं तो एक तो आपके पास कंक्लूजन क्या निकलता है, जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन से निकालते हो कि जैसे जैसे नीचे आता है कोई भी सब्सटेंस अंडर फ्री फॉल, तो क्या होता है हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ती है, 9.8 मीटर पर सेकंड। बट एक्चुअली अगर ऐसा होता तो एक बारिश की बूंदी पता नहीं क्या कर देती, सर फोड़ देती हमारा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है वो हमें बहुत धीरे धीरे से लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फ्लूइड है भाई, एयर है, एयर का रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से क्या लगता है उन पर अपथ्रस्ट लगता है, विस्कस ड्रैग लगता है, उस वजह से क्या होती है जैसे ही वो नीचे आने लगती हैं तो वो एक मैक्सिमम क्या पहुंच जाती है, किस पर पहुंच जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी पर, चाहे वो कितनी भी पहुंचे, किसी भी वेलोसिटी पहुंचे, कोई भी वेलोसिटी पहुंचे, और फिर वो उसी वेलोसिटी से गिरती है, ठीक है। तो एक छोटी बूंद है वो हमें कम टर्मिनल वेलोसिटी के साथ गिरेगी, दूसरा एक बड़ा गोला है बर्फ का जो ओले वगैरह गिर रहे हैं, तो वो क्या है उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उनका रेडियस क्या है, ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें जो रो है, मतलब जो सिग्मा है, सिग्मा मतलब किसकी डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी अगर कम है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, नहीं ये तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तब तो क्या आएगी, अगर मीडियम की डेंसिटी कम है इन कंपैरिजन टू सब्सटेंस, तब तो सब्सटेंस किधर जाएगा, नीचे की तरफ। थर्ड, अगर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी, अगर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सब्सटेंस, तो क्या होगा, सब्सटेंस ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा, फिर नीचे नहीं जाएगा, फिर कहां पर चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। तो जो लो जिनकी डेंसिटी होती है वो कहां जाते हैं, ऊपर की तरफ। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो जो भी बबल्स होते हैं फ्लूइड में वो कहां जाते हैं, ऑलवेज ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा कंप्लीट स्टोक्स लॉ हो गया है आपके पास। नेक्स्ट हम करेंगे कल, टिल देन यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा।